हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गॉस लॉ और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम गॉस लॉ को कूलॉम्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं और कैसे हम कूलॉम्स लॉ को गॉस लॉ से डिराइव कर सकते हैं। लेकिन एक फिजिकल कंसेप्ट यहाँ पर यह आता है कि किसी भी लॉ को हम किसी अनदर लॉ से डिराइव नहीं कर सकते, तो इसलिए समटाइम हम गॉस लॉ को बेसिकली गॉस थ्योरम हम कह लेते हैं जब उसको मैथमेटिकली कूलॉम्स लॉ से डिराइव करते हैं। बट ये केवल डेरिवेशन का कंसेप्ट है। तो यदि हम कूलॉम्स लॉ की बात करें तो बेसिकली कूलॉम्स लॉ और दो चार्ज पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन एंड किसी भी चार्ज पार्टिकल से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन देता है। एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम and q the value of the charge upon r square, where r is the distance that point p from the charge point. This is the Coulomb's law. You already Coulomb's law को डिस्कस कर चुके हैं। एंड यदि हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल q है, तो इस चार्ज पार्टिकल q से जो टोटल फ्लक्स आउटवर्ड होता है, सपोज हम प्लस q लेके चलते हैं, टोटल फ्लक्स जो आउटवर्ड होता है या टोटल फ्लक्स जो उसके लिंक है, दिस इज इक्वल टू द चार्ज द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या हम इसको दूसरे गॉस स्टेटमेंट की टर्म्स में कह सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स पासेज थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस हम इस चार्ज पार्टिकल को किसी क्लोज सरफेस से इनक्लोज कर दें तो हमें बेसिकली जो फ्लक्स की जो इंफॉर्मेशन जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, हैवी कैलकुलेशन है, हम केवल उस क्लोज सरफेस के अंदर देखेंगे टोटल चार्ज कितना है और उसको एप्सिलॉन नॉट से जब डिवाइड करें तो हमें उसके फ्लक्स की एक मैथमेटिकली इजी कैलकुलेशंस के कारण से हमें उसका फ्लक्स मिल सकता है। तो ये बेसिकली गॉस लॉ है। तो सबसे पहले हम कूलॉम्स लॉ से गॉस लॉ या कह सकते हैं गॉस थ्योरम हम डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के केस में कोई चार्ज है q, सपोज प्लस q चार्ज, जिसे r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली E, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसकी जो वैल्यूज है दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द कूलॉम्स लॉ। सपोज इस p पॉइंट पर जो r डिस्टेंस पर है, यदि हम इस चार्ज के कारण यहाँ पर यदि हम फ्लक्स की कैलकुलेशन की कितना जो फ्लक्स है वो इससे पास हो रहा है, दैट मींस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस सेगमेंट या एलिमेंट हमें एज्यूम करना पड़ेगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस वेक्टर ऑफ दिस स्मॉल सरफेस दिस इज द ds, दिस इज द ds। और ये बेसिकली यदि सपोज किसी एंगल थीटा से ये E से ओरिएंटेड है कि E और ds के बीच का जो एंगल बेसिकली इस केस में थीटा है, तो जो ds है ये इस सरफेस एलिमेंट का सरफेस वेक्टर है जो बेसिकली सरफेस की ओरिएंटेशन को शो कर रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं जो फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू that ds, तो हम इस कैलकुलेट करते हैं, दिस इज d phi इज इक्वल टू एंड दिस इज इक्वल टू हमें मिलता है E डॉट ds। ये फ्लक्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो फ्लक्स है वो बेसिकली E डॉट ds है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो सरफेस है उसका एरिया और उनके बीच के ओरिएंटेशन को। तो दिस इज E ds cos थीटा, जिसको हम जनरली वेक्टर एनालिसिस में E ds हम लिख सकते हैं। तो दैट मींस दिस इज E ds cos of theta and theta is angle between E and ds। तो यदि ये टोटल फ्लक्स है, ये केवल इस सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है, जो इससे ओरिजिनेट हो रहा है फ्लक्स वो इस सरफेस से पास हो रहा है, तो हम यदि टोटल फ्लक्स कैलकुलेशन करें, टोटल फ्लक्स दिस इज इक्वल टू phi इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d phi। दैट मींस ये टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस चार्ज, ये जो फ्लक्स है d phi ये केवल इससे पास हो रहा है,
बट ऑलरेडी इसमें टोटल फ्लक्स है वो बेसिकली लिंक है इस पूरे से है। तो यदि हम इस ds d फाई को यदि हम क्लोज सरफेस, यदि हम यहाँ पर एक क्लोज सरफेस मान लें तो हम क्या करते हैं, आर्बिट्री सरफेस एज्यूम करते हैं, इसीलिए आर्बिट्री सरफेस, कोई भी आर्बिट्री सरफेस है, ये ds उसका एक पार्ट है और जब इस पूरे क्लोज सरफेस के अराउंड इस ds या ds को इंटीग्रेट करें तो हमें टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस चार्ज की कैलकुलेशन हमें मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds या क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos of theta. This is the total flux linked with this point charge and this is equal to इंटीग्रेशन E की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो E की वैल्यू है दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ds into cos of theta and this is equal to यदि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को देखें, ये बेसिकली Q इज द फिक्स वैल्यू है चार्ज की, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ये हमें वैक्यूम में है तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन साइन में से बाहर हम ले सकते हैं, बट हम R को इस समय बाहर से ले सकते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जो R है बेसिकली यदि ds को इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली R जो है जो इसका सरफेस एरिया है ये बेसिकली डिफरेंट है, प्रत्येक पॉइंट पे लिए आर्बिट्री हमारा क्लोज सरफेस दिया है तो इस केस में डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट सरफेस एलिमेंट के लिए R क्या है डिफरेंट है, दैट मींस इस R टर्म्स भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम कह सकते हैं ds cos of theta upon R square, this is closed surface integration and this is equal to Q upon 4 pi epsilon naught and ds cos theta upon R square बेसिकली सॉलिड एंगल है, कोई स्मॉल सरफेस है और किसी पॉइंट पर इसके जो पेरिफेरी है इसके प्रत्येक पॉइंट से हम इस पॉइंट को कनेक्ट करें तो बेसिकली इस रीजन में ये कनेक्ट कर रहे हैं प्रत्येक पॉइंट से पेरिफेरी, ये बेसिकली हमारा सरफेस है तो इसके जो रीजन पॉइंट पर जो 3 डायमेंशन जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड एंगल है ये ds cos of theta upon R square, तो दिस इज द d ओमेगा, दिस सॉलिड एंगल दिस इज द d ओमेगा, जो स्मॉल एलिमेंट है बेसिकली इस पर इतना एंगल ड्रॉ कर रहा है, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकते हैं इस पॉइंट पर है दिस इज द d ओमेगा और ये बेसिकली जो ds है और जो डिस्टेंस r है इनके cos of theta अपॉन r के हमें किस के टर्म्स में r स्क्वायर के टर्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं d ओमेगा को और ये बेसिकली d cos थीटा है, दैट मींस ये d वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर है, या हम इसको लिख सकते हैं d वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन दिस इज r, इस सेंस में लिख सकते हैं। तो जो cos थीटा ये जो आपका ds वेक्टर है जिस डायरेक्शन में आपका ds वेक्टर है और जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है दिस इज r डायरेक्शन, दिस इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल है ये इस पर भी डिपेंड करता है, दिस इज सॉलिड एंगल। एक्चुअली में ये इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट के लिए इसका सरफेस वेक्टर तो सेम रहेगा बट इसका जो है रेडियली जो वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, दैट मींस थीटा चेंज हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर डिफरेंट सॉलिड एंगल बनेगा, इसमें डिफरेंस बनेगा, दैट मींस अलग अलग पॉइंट्स पर डिफरेंट सॉलिड एंगल सब्सटेन करेगा दिस सरफेस। तो ये बेसिकली ये बीच के जो ओरिएंटेशन है सरफेस वेक्टर और जो रेडियली डायरेक्शन है उसके उनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है, तो दैट मींस दिस इज ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो दिस इज सॉलिड एंगल फॉर्म बाय दिस स्मॉल सेगमेंट। और ये हम इस सॉलिड एंगल का क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, दैट मींस जो पूरा क्लोज सरफेस एरिया है ये पूरा सरफेस एरिया इस पॉइंट पर कितना एंगल ड्रॉ करता है, 3 डायमेंशन एंगल कितना एंगल ड्रॉ करता है इसको ड्रॉ करें तो बेसिकली ये जो टर्म्स है दिस इज द टोटल, इसको हम लिख सकते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ओमेगा, दिस ओमेगा इज द सॉलिड एंगल सस्टेन्ड बाय दिस क्लोज सरफेस एंड दिस इज द आर्बिट्री सरफेस। और मैथमेटिकली हम जानते हैं कि कोई भी आर्बिट्री सरफेस है यदि वो अपने किसी इनसाइड पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल जो 3 डायमेंशन एंगल ड्रॉ करता है दिस इज ऑलवेज 4 पाई,
वो बेसिकली आपका 4 पाई है। और यदि आउटसाइड एंगल पर, यदि सपोज इस ये सरफेस है, ये आउटसाइड किसी पॉइंट पर ड्रॉ करेगा सॉलिड एंगल, दिस इज लेस देन 4 पाई, बट इनसाइड पर जो ड्रॉ करेगा दिस इज इक्वल टू 4 पाई। उसके शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता, उसके शेप पर बेसिकली डिपेंड नहीं करता है कि आर्बिट्री शेप है या रेक्टेंगुलर शेप है या सॉरी क्यूबॉइड है या आपका स्फीयर है या आपका सिलेंडर है, किसी भी शेप का भी हो सकता है। तो उसका जो बेसिकली सरफेस एरिया जो रहेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई एंड दिस इज कॉल्ड थीटा 4 पाई अपॉन 4 पाई इनटू एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई। देन हम कह सकते हैं जो टोटल फ्लक्स फाई है d फाई, सॉरी टोटल फ्लक्स फाई है, दिस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, and this q upon epsilon naught is equal to total flux linked with this q charge is the basically the Gauss statement। और यहाँ पर जो हमने सरफेस लिया है क्लोज सरफेस लिया है, तो दैट मीन्स इस क्लोज सरफेस एजम्पशन के कारण हम इसको कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, जो बेसिकली आर्बिट्री सरफेस हमने लिया है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज गॉस लॉ। इस डेरिवेशन में हमने कूलॉम लॉ से स्टार्ट किया एंड गॉस लॉ हमने क्या बोलते हैं डिराइव करके फॉर ए क्लोज सरफेस। अदरवाइज ये ओपन सरफेस होता तो बेसिकली यहां पर हम डी ओमेगा डिफाइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रत्येक के लिए जो सॉलिड एंगल है वो डिफरेंट डिफरेंट है, बट एक क्लोज सरफेस के लिए इनसाइड पॉइंट पर जो है सरफेस जो सॉलिड एंगल है दिस इज 4 पाई। तो इस डेफिनेशन में हमें क्लोज सरफेस भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली क्लोज सरफेस के लिए फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ओमेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है। एंड ये क्लोज सरफेस के लिए डिफाइंड है गॉस लॉ कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लूड बाय दिस सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ए गॉस लॉ फ्रॉम ए कूलॉम्स लॉ। सेकंड केस में अब हम कूलॉम्स लॉ से सॉरी गॉस लॉ से स्टार्ट करेंगे और उससे कूलॉम्स लॉ डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम गॉस लॉ। तो बेसिकली कोई पॉइंट Q है और इससे r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसे हम गॉस लॉ से हम सॉल्व करेंगे। तो गॉस लॉ से स्टार्ट करते हैं। देन दिस इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू Q इंक्लूड्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ की सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्री होना चाहिए। तो पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट को बेसिकली हम 0 रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो इसलिए बेसिकली स्फेरिकल सिमेट्री है और सिंगल पॉइंट चार्ज है, दैट मींस के होमोजेनियस चार्ज डेंसिटी हम इसको कह भी सकते हैं। तो इसमें पॉइंट चार्ज गॉस लॉ में अप्लाई करेंगे तो दैट मींस। और सेकंड जो स्टेप है तो बेसिकली हम r रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। दिस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस एंड दिस इज द मैथमेटिकल सरफेस है, हाइपोथेटिकल सरफेस है। और इस गॉसियन सरफेस पर एक स्मॉल ds हम कंसीडर करेंगे, जिसका जो वेक्टर है दिस इज द ds वेक्टर, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमारे पास यदि ओपन सरफेस है उसका सरफेस वेक्टर में डिफाइन करें तो दोनों चॉइस है, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में। लेकिन जब एक क्लोज सरफेस हमारे पास होता है तो बेसिकली हम जो सरफेस वेक्टर डिफाइन करते हैं वो जनरली आउटवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, दैट मींस आउटवर्ड डायरेक्शन। और ये स्फीयर है, गॉसियन सरफेस बेसिकली स्फीयर है, जिस सिमेट्री का आपका चार्ज होगा उसी सिमेट्री का आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। और इसमें जो है और गॉसियन सरफेस सिमेट्री है तो दैट मींस E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो हम कह सकते हैं E ds बेसिकली पैरेलल है। एंड सेकंड चार्ज जो बेसिकली सिंगल चार्ज है तो दैट मींस इसके प्रत्येक पॉइंट पर प्रत्येक सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दिस इज कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं दिस E ds E डॉट ds इक्वल टू E ds and E dot ds equal to E ds cos theta, theta 0 है, that means E ds is equal to total charge enclosed by this surface and this is only one charge, the value of Q upon epsilon naught। और E जो है ये पूरे गॉसियन सरफेस पर कांस्टेंट है, क्योंकि सेंटर से इस प्रत्येक गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट की डिस्टेंस सेम है r, तो हम E को इस एप्लीकेशन साइन से बाहर लिख सकते हैं इनटू ds is equal to Q upon epsilon naught। and this closed surface इंटीग्रेशन ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट। और इस सरफेस एलिमेंट गॉसियन सरफेस के
अलाउ हम इंटीग्रेट करें, और बेसिकली गॉसन सरफेस जो है वो स्फेरिकल सरफेस है, तो हम कह सकते हैं दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ ए गॉसियन स्फीयर, एंड गॉसियन स्फीयर का जो सरफेस एरिया दिस इज 4 पाई r स्क्वायर, r इज द रेडियस एंड दिस इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दैट e कैलकुलेशन इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इस एप्सिलॉन नॉट साथ ले लेंगे, q अपॉन r स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p, एंड दिस इज द कूलॉम्स लॉ, ये हम डायरेक्टली कूलॉम्स लॉ से लिख सकते हैं, दिस इज द कूलॉम्स लॉ, कि ये कूलॉम्स लॉ से इसको डिफाइन करें तो किसी क्यू चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो ये बेसिकली था कूलॉम्स लॉ से गॉस लॉ ड्राइव करना, गॉस लॉ से कूलॉम्स लॉ ड्राइव करना, और ये बेसिकली जो कंक्लूड यदि हम इसको करेंगे तो हम कह सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ और गॉस लॉ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कोई इंडिपेंडेंस लॉ नहीं है, ये बेसिकली एक ही लॉ है जिनको हम डिफरेंट वे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिफरेंट वे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये सेम लॉ है, इनका एक्सप्रेशन करने का जो वे है वो आपका डिफरेंट है। इस केस में यदि हम इस केस में गॉस लॉ हम लेके चले तो इस केस में बेसिकली हमने आर्बिट्री क्लोज सरफेस लिया है, इस केस में बेसिकली सिमेट्रिक क्लोज सरफेस लिया है। यदि इस केस में जो चॉइस है बेसिकली गॉस लॉ के केस में जो हम सरफेस क्लोज सरफेस लेते हैं वो हम किसी भी शेप एंड साइज का हम क्लोज सरफेस एज्यूम कर सकते हैं, बट मैथमेटिकली कन्वीनियंस के लिए हम उसी सिमेट्री का सरफेस एरिया लेते हैं जिस सिमेट्री का हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके कारण हम ई डॉट डी एस को सिंपली ई डी एस लिख सकते हैं, और सिमेट्री के कारण उसके सरफेस पर और जो होमोजेनियस चार्ज डेंसिटी है उसके कारण इसके सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी कांस्टेंट का इसको हम इंटीग्रेशन से बात से दैट मीन जो मैथमेटिकली पार्ट है ये हमें कूलॉम लॉ से और ज्यादा इजी हो जाता है। तो गॉस लॉ में हम बेसिकली गॉसन सरफेस हम जनरली सिमेट्री लेंगे जिस सिमेट्री का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम किसी भी आर्बिट्री शेप का गॉसन सरफेस चूज कर सकते हैं, बट उस केस में मैथमेटिकली कैलकुलेशन आपकी फिर लेंथी हो जाएंगी, और सेम एज जो हम कूलॉम्स लॉ में फेस करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसी सेंस में चल जाएंगी। तो ये था बेसिकली जो बेसिकली कंपैरिजन था आपका गॉस लॉ एंड कूलॉम्स लॉ में, कि गॉस लॉ से कैसे कूलॉम्स लॉ ड्राइव करेंगे, कूलॉम्स लॉ से कैसे गॉस लॉ ड्राइव करेंगे, और फाइनली कंक्लूड करें दे आर द सेम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एक्सप्रेसिंग डिफरेंट वे। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म बाय गॉस लॉ। थैंक यू।